अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। 9 जून को वफाकी बजट पेश होना है। अगर कहा जाए कि मुल्क की तारीख के मुश्किल तरीन दौर में ये बजट तैयार हो रहा है तो बेजा ना होगा। एक तरफ इलेक्शन का इनेकाद मुआशी सूरत हाल से जुड़ा है तो दूसरी तरफ अगले माली साल के लिए 25 अरब डॉलर की एक्सटर्नल फंडिंग का हुसूल गैर यकीनी का शिकार है, जबकि मुल्की सियासत और बैनुल अक़वामी मुआशी बहरान की वजह से बजट के लिए ठोस मुआशी अशारिया दस्तियाब नहीं। इसलिए बजट की बुनियाद सिर्फ उम्मीद पर है। ऐसे में सवाल किया जा रहा है कि क्या कोई रिलीफ बजट आ सकता है, जबकि महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह 38% हो चुकी है। एक साल में हुकूमती कर्जों में 34% इजाफा हो गया है। क्या इन हालात में हुकूमत के पास इतनी गुंजाइश है या कि ये जो रुकी हुई मईशत है जिसको किक स्टार्ट कर सके, क्योंकि मुल्क को स्टैगफ्लेशन का सामना इस वक्त जो है जिसका मतलब है कि मुआशी ग्रोथ ना होने के बराबर है। महंगाई बढ़ रही है और रोज़गार सुकड़ता जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF से रवां माह मुआहिदा हो जाएगा, लेकिन इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म ने रियलिटी चेक भी दिया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अपनी कमर कस लेंगे और खड़े हो जाएंगे। यह भी अहम सवाल है कि IMF के बगैर कब तक खड़े रह सकते हैं, क्योंकि आइंदा 3 सालों में 77 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ करनी हैं। फिर हुकूमत के पास कितना मार्जिन है कि अवामी तौक़्क़ुआत के मुताबिक सब्सिडीज़ दे सके। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो मौजूद हैं। चेयरमैन हैं रिफॉर्म्स एंड मोबिलाइजेशन कमीशन, एडवाइज़र हैं अशफाक तोला साहब। स्टूडियो के अंदर टैक्सेशन को बहुत अच्छा समझते हैं, इनकी एक्सपर्टीज़ हैं। शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, माशी उमूर को कवर करते हैं, हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे, हमारे साथ होंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब। ये जो सियासी सूरत हाल है 9 मई के बाद जिस तरफ जा रही है, क्या कुछ मज़ीद होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। मैं ज़रा तोला साहब आपसे शुरू करूँगा कि ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो कहा है कि हम आवाम की फ़लाह व बहबूद का बजट जो है वो लेकर आएंगे, कोशिश करेंगे कि जो आइंदा का बजट है हमारा वो गरीब मुतवस्सित तबके के लिए बड़े बड़े इक़दाम करेंगे, लेकिन जो वज़ीर ख़जाना है उनके मुताबिक बजट बिज़नेस और फ्रेंडली होगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली होगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल हालात को देखें तो उससे लगता नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है कि आप लोगों को रिलीफ दे सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे लोग रिलीफ क्या मांगते हैं, सबसे पहले अगर आपको ये एनालिसिस करना हो तो आप कर सकते हैं। हमारे लोग रिलीफ मांगते हैं लोकल। आपकी ये तो पता है डोमेस्टिक इकॉनमी की बायोंसी तो बहुत है, आपकी मनी एंड सर्कुलेशन ठीक ठाक है, आपकी पैरेलल इकॉनमी काफ़ी वसी है। इस मामले में हमें सबसे बड़ा जो एक चीज़ फैसिलिटेशन का जो करना है, तो सबसे पहली चीज़ जो अगर आप देखेंगे तो इसमें तो आपकी टैक्सेशन में काफ़ी कंप्रेशन आई। इसकी एक ही वजह है कि इतनी बुरी मईशत होने के बावजूद यानी 0.29% जिसकी ग्रोथ नज़र आ रही है, उसके बावजूद आपने पिछले साल से 11 महीनों का भी मैं टैक्सेशन दूँ तो आपने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट कर लिया पिछले पूरे साल के मुकाबले में, जबकि ग्रोथ थी आपकी 6% जो कि इंडिकेटिव हमें मिल रही है। तो इसका मतलब है बायंसी है, टैक्स आ रहा है आपके पास। मगर इस टैक्स आने की वजह एक और भी थी कि आपकी करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हुई है और आपकी इन्फ्लेशन में खातर खा इजाफा हो गया था। और तो जो मेन फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं वो दो है ना, एक तो इन्फ्लेशन है और दूसरा करेंसी डिवैल्यू होना है, जिसकी वजह से आपकी इन्फ्लेशन करेंसी डिवैल्यूएशन को मिटिगेट कर देती है इन्फ्लेशन, और दूसरा जो करता है आपका वो करता है ग्रोथ। तो ग्रोथ तो आपकी ना होने के बराबर है। नेगेटिव ही है ना? नहीं, नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव। 0.3 इतनी बड़ी पॉपुलेशन पे तो नेगेटिव ही हुई ना? नहीं, देखें ये दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज में 0.5 भी होती है, 0.25 भी होती है, बड़ी बड़ी कंट्रीज में। बट 2.3 पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर 0.3% नेगेटिव ही कहलाएगी ना? नेगेटिव तो नहीं कहलाती, नेगेटिव तो नंबर है ना, देखें ना एब्सोल्यूट। अच्छा, लेट्स नॉट डिस्कस दिस। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप की कंट्री को अगर आप एक सही बेस दें और अगर आप बिजनेस बायोंसी दे सकते हैं, आपके पास सबसे बड़ा इम्पेडिमेंट आता है वो आता है फॉरेन एक्सचेंज का। और जैसे आपने कहा कि ये IMF के मुआहदे में अगर हम नहीं होते तो हमारे लिए सबसे बड़े मसाइल आते हैं। तो ज़ाहिर बात है, अगर फ़र्ज़ करें जैसे PM साहब ने भी कहा और मैं भी आपको यही बात कहूँगा कि अगर कमर कसने की बात होगी तो कमर कसने का मतलब ये भी तो नहीं होगा ना कि हम हाथ पे हाथ धरे रख के बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास फिर क्या ऑप्शन? बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखिए, वंस अगर आप एक सेटल हो जाएं कि जी ये चीज़ हमारे से नहीं हो रही है, या फ़र्ज़ करें 9th रिव्यू के बाद अगर IMF नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैंने देखा है मीडिया के अंदर बोर्ड का इजलास हुआ, उसमें तो एजेंडे पे नहीं है, 14 जून तक के तो हमारे एजेंडे में नहीं है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी हमें लगता नहीं है कि जून में अगर कोई और बोर्ड का इजलास हो जाए और अगर इसमें कोई एजेंडे पे आ जाए तो ठीक है।
नहीं तो फिर हमारे पास अपने ऑल्टरनेट हमें तलाश इस पे मैं जरा बात करूंगे। ऑल्टरनेट तलाश करने पड़ेंगे या हैं? हैं कुछ इन पॉकेट हैं, कुछ राणा साहब से ले लेंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक, फेयर इनफ। जे गल राणा साहब गल हुण तुहाडे ते आ गई है ते की मशवरा देंदे हो फिर तुसी? आदिल अब्बासी साहब सुलह कर लें। अगर मेरे पे बात आ गई है तो सुलह कर लें। शहबाज साहब नहीं आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सब। ये भी मैंने अजराए तफन्नुन ऑन अ लाइटर नोट ये बात की है। लेकिन देखिए मैं आपको बताऊं, आपको याद होगा कि जब हम पिछली हुकूमतों को भी क्रिटिसाइज करते थे तो वो कहते थे, फिर वजीर आजम पिछले भी कहते थे, तो फिर आप सहाफ़ी बताएं कि यार ये हालात किस तरह ठीक होंगे, फिर आप सहाफ़ी बताएं ये इकोनॉमी किस तरह ठीक होगी। ये नहीं कहा ये बताएं, हम इनको कहेंगे इनके अपने डॉलर लेके आए ना। शहबाज साहब के बहुत हो गए। नहीं सर नहीं, देखिए अभी ये कवर अप स्टोरी है। 500 तो दे ही देंगे। अच्छा शहबाज साहब, आज आपकी स्टोरी भी है, उसके मुताबिक 950 अरब रुपए के जो मुजव्वज़ा तरक्याती बजट में से इत्तेहादी जमातें ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स मांग रही हैं, वो पहले क्वार्टर में इलेक्शन से पहले फंड्स की रिलीज़ का जो की डिमांड भी आ रही है। इसमें आपने कही ये क्या कहानी है? बजट बनाने में हुकूमत को किन किन इशूज़ का सामना रहेगा? और अभी जो तोला साहब की भी गुफ्तगू हम सुन रहे हैं उससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अगर जून तक, ज़ाहिर है कि नहीं है अब ये मामला हमारे सामने, तो फिर क्या ऑप्शन है? उस दिन भी हम लास्ट वीक भी जब बात कर रहे थे तो आप यही कह रहे थे कि IMF में जाए बगैर तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तमाम एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। इस हुकूमत की फिर उम्मीद क्या है? उम्मीद सहर क्या है? देखिए, इस हुकूमत के पास मेरा ख्याल शायद अब कोई उम्मीद देने के लिए कुछ रहा नहीं है। पहले ये वेरी सून कहते थे, पहले सून कहते थे, फिर वेरी सून कहते थे कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा। तो सून और वेरी डोंट केयर टेक्नोलॉजी खत्म हो गई तो उन्होंने कहा जी कि बस इसी महीने हो जाएगा। आई डू नॉट केयर भी कहा, फिर कहते हैं जी कि व्हाट इंटरनेशनल। वो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी वक्त के साथ साथ आती रही है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हुकूमत को ये बहुत अच्छी तरह पता है कि IMF का प्रोग्राम ये रिवाइव नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि जब जो मामला थे वजारत ख़जाना के कंट्रोल से बाहर हुए तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को खुद इंटरवीन करना पड़ा। और ये कोई छोटी चीज़ नहीं होती, चाहे पाकिस्तान जैसा मुल्क ही हो जिसके इस वक्त दिवालिया होने के इतने ज़्यादा ख़तरात हैं, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के लिए डायरेक्टली कॉल करना। ना सिर्फ ये उन्होंने डायरेक्टली कॉल की, मैं आपको एक और ख़बर बताऊँ, उन्होंने ख़त भी लिखा था एक मैनेजिंग डायरेक्टर IMF को कि हमारे मामला सुलझाएँ। तो एक तो ये चीज़ इनको बहुत ज़्यादा डेस्परेशन नज़र आ रही है। दूसरा, जितनी भी IMF की बोर्ड की मीटिंग्स हों, एजेंडा के ऊपर पाकिस्तान आ रहा है क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पे थोड़ी सी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है। जब तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक बोर्ड के ऊपर पाकिस्तान का केस कैसे जा सकता है? अभी तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। एक पॉसिबिलिटी जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की बनती है वो यही है कि 9 जून का बजट जब इसहाक डार साहब पेश करेंगे जुमे वाले दिन, उसको अगर IMF समझे कि ये हमारे फ्रेमवर्क के मुताबिक है, हमारी गाइडलाइंस के मुताबिक है, तो वो आपके साथ बैठकर बात करने को तैयार होगा। अगर वो समझता है कि नहीं, इन्होंने बड़ा एक पॉपुलिस्ट किस्म का बजट दिया है, तो जो अभी तक ये दे रहे हैं पॉपुलिस्ट बजट, तो उसमें तो फिर चांसेस नहीं है। अब जो कल अंदर की भी लड़ाई की आप बात कर रहे थे, आपने जो अशफाक तौला साहब से सवाल भी किया, उसको वो मेरा ख्याल डक कर गए हैं कि आपके पास चॉइसेस क्या है, रिलीफ कहाँ से देंगे। प्राइम मिनिस्टर कुछ कह रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म कुछ, सॉरी वज़ीर ख़जाना कुछ कह रहे हैं। रिलीफ देने की शायद उस किस्म की प्रायोरिटीज़ भी मुझे नहीं लग रही। इस लड़ाई ये हो रही है कि किस पॉलिटिकल पार्टनर को, जो इनका 13 कोलिशन पार्टनर्स, उस किस पार्टनर को कितना पैसा उसके प्रोजेक्ट्स के लिए मिलेगा और क्यों मिले। वो अपने अपने हलकों में वापस जाएंगे, वो बड़े बड़े जो मंसूबे हैं वो उसको अनाउंस करेंगे। कल किसने देखा है कि उनके इम्प्लीमेंटेशन होती है या नहीं होती? यही काम अगर आपको याद हो कि 2018 में हुआ था, जब मिफ्ता इस्माइल ने एक बजट अनाउंस किया, हम सैलिड क्लास के उन्होंने जो टैक्सेस थे वो कम कर दिए। जब PTI की हुकूमत बनी अगस्त 2018 में, उन्होंने पहला ये काम किया, असद उमर ने, उस वक्त जो वज़ीर ख़जाना थे, उन्होंने वो सारी चीज़ें रिवर्स की जो इन्होंने अनाउंस की थी PMLN की गवर्नमेंट ने। दूसरा बजट वो फिर दोबारा जनवरी 2019 को लेके आए। मतलब उनको 5-6 माह के वक्फे में 2 उनको मिनी बजट्स लाना पड़े थे। तो अभी भी ये इसी किस्म की बुनियादें रख रही है ये हुकूमत, जहाँ पे ये बड़े बड़े PSDP के मंसूबे अनाउंस कर रहे हैं। मतलब आप हालत ये ऑल्दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बजट, लेकिन आपको याद होगा इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बजट, लेकिन आपको याद होगा, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर 2022, जब PTI को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिख रही थी, तो उन्होंने भी ऐसे डिसीजंस करना शुरू कर दिए थे कि अगर ये हमारे हाथ से चीज़ें निकल भी गई तो वो सारी कमिटमेंट्स ऑनर नहीं की, जिसकी वजह से फिर नेचुरली जब ये आए तो इनके ऊपर भी वही बर्डन आया कि वो कमिटमेंट्स पूरी नहीं थी और वो एग्रीमेंट्स नहीं हुए और आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन जो अनरियलिस्टिक किस्म के बजट की बात करें, फिर तो जो आपको क्या लगता है फिर इंटरिम आ जाएगी और इंटरिम डील करेगी IMF के साथ?
या यही एक्सटेंड करते दिखाई दे? आपके पास चॉइसेस क्या हैं इसके बाद? इनका अब ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है ना, आईनी तौर पर तो ये 12 अगस्त के बाद तो ये गवर्नमेंट रह नहीं सकती, लेकिन आपने देखा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक वो जो उनकी केयर टेकर गवर्नमेंट से चल रही है। लेकिन आदिल साहब, एक फ़र्क है, पंजाब को वफाक के साथ कंपेयर क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए कंपेयर नहीं करना चाहिए कि दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के साथ बात करने को तैयार नहीं है, फुल स्टॉप। ठीक है, वो आपको कोई मुल्क आपको कर्जा देने के लिए तैयार नहीं है, फुल स्टॉप। ये फर्क है, ये बुनियादी फर्क है, ये समझ लें। अगर आपने ये समझना है कि हम हुकूमत लंबी चला लेंगे, कुछ खींचतानी कर लेंगे, तो फिर आप दिवालिया होने की तैयारी पकड़े। और तोला साहब क्या करेंगे आप फिर? IMF आपके दौर में नहीं होगी तो क्या इंटरिम करेगी? दिवालिया नहीं होगा, इतना तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, अब भी मैं कह रहा हूँ। देखिए क्यों नहीं होगा, क्या वजूहात कार फरमा? आप ये कह सकते हैं कि डॉलर टर्म्स में वी आर कैश ट्रैप। आज IMF है तो बहुत सारी कदगने भी होती हैं, जब IMF नहीं होता तो कदगने भी नहीं होती हैं। ठीक है ना, हमने स्टेट बैंक को ऑटोनोमस किया हुआ है, IMF की वजह से किया, और हमें करना चाहिए। मैं खुद कहता हूँ अगर प्रोग्राम में रहते हैं रहेगा। और भी ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे नॉक्स एंड कॉर्नर्स हैं जहाँ पर हम उसको अपने आप को स्क्वीज कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दिस, हमें अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ को चेंज करना पड़ेगा। तो उससे मुराद तो वो इकोनॉमिक प्रायोरिटी से मुराद 2-3 चीज़ें होती हैं ना जो मुझे समझ आती है। एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का प्लान होता है कि यार हमने ये करना है, दूसरा कट लगाने होते हैं, आपने अपना एक्सपेंडिचर्स को कम करना होता है। ये जो जहाज़ी काबीना है, ये जिस बजट की आपसे डिमांड कर रही होगी, आप कैसे जो है वो स्पेस क्रिएट करें? मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ, राना साहब शायद एग्री ना करें मुझसे। आप इस वक्त सबसे बड़ा आपका एक्सपेंडिचर साइड पे क्या चीज़ है? डेट सर्विसिंग। अगले साल जो प्रोजेक्शन होगी, जो अंदाजन अभी आ रहे हैं, मैंने देखा नहीं है वो मीज़ानिया, 7 ट्रिलियन से ऊपर आप कह रहे हो कि जी हमें देना, और आप 21% या 22% पे बोरो कर रहे हो। गवर्नमेंट 1 परसेंटेज पॉइंट पे आपको 300 से 400 अरब रुपए का एडिशनल खर्चा गवर्नमेंट का आता है। तो आपने PSDB की 900 की तो बात की, आपने कहीं ये कहा कि जहाँ तक हमने आज तक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म किए और नहीं किए, और जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट मुझे बढ़ाना पड़ा, अगर मैं 3% घटा दूँ तो मेरा PSDB भी फंड होता है और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी फंड होता है 1.2 ट्रिलियन से। तो कभी किसी ने इस तरफ सोचा है? नहीं। कभी ये सोचा आपने कि आपका डायस्पोरा 9.5 मिलियन का पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है? कभी आपने इनको ये सोचा है कि इनको आप कहीं कोई प्रिविलेज दें? कहीं आपने ये सोचा है कि रोशन डिजिटल अकाउंट, अब आप 12% पे बोरोइंग, अमेरिकन गवर्नमेंट 6% अब लेके जा रही है, और दुनिया में कहीं 6-7-8% से जो जिनकी A रेटिंग मूडीज और फिच की होती है वो उनको मिल रहा है। तो क्या पाकिस्तान में ये इंटरेस्ट रेट प्रिवेल करेगा कि नहीं? मैंने एक आर्टिकल लिखा था, राना साहब को याद होगा, बिजनेस रिकॉर्डर में, ये दैट वाज राइट इन February 2020, कैन पाकिस्तान इकोनॉमी सर्वाइव विदाउट IMF। वो टाइम था आपके पास कि आप आराम से लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स के साथ, 10-10 साल के एग्रीमेंट्स के साथ आपको फंडिंग अवेलेबल थी, बट एट दैट टाइम नोबडी हियर इट आउट। अभी आपके पास काफ़ी ऑप्शन होंगे, मैं आपको बताता हूँ। आज आप बताएं मुझे, आज आपको जो सबसे बड़ी मार पड़ी है वो आपने CPEC को जिस तरीके से रोल आउट कर दिया, स्टीम रोल कर दिया, आपने बिल्कुल उसको उड़ा के रख दिया। तो वो इसकी वजह से आज जो आपको जो 5 से 10 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू होनी थी उससे, तो आप जीरो पे आ गए। और इस तरीके से नहीं, देखिए IMF की, वर्ल्ड बैंक की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, जो मेरी एनालिसिस है, मैं राना साहब जितना बड़ा तो एनालिस्ट नहीं हूँ, मगर मेरी जो एनालिसिस है, राना साहब अगर मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, 5 सालों में या 4 सालों में हमें $20 बिलियन मिलते हैं। उसकी वजह से नो डाउट हमारी जो एक ग्राफ होती है या जो कॉन्फिडेंस होता है वो लोगों में एक सर्टिफिकेशन की तरह बिकता है कि दे आर अंडर द प्रोग्राम। बट बेयर विथ मी, कन्फर्म, उसके बाद आप ट्रस्ट मी कि IMF के प्रोग्राम में रहे बगैर देयर आर 10 इकोनॉमीज हैविंग लार्जर करंट अकाउंट। हमारा क्या मसला है? ट्विन डेफिसिट है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट है और फिस्कल डेफिसिट है। हमसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट वाले 10 मुल्क हैं जो IMF के प्रोग्राम में आज भी नहीं है। वो भी ऑलमोस्ट कमर्शियल बोरोइंग्स पे चल रहे हैं। तो ये नहीं है आपका, आप जो भी आप कहते हैं। So why don't we start working on that project? It's been a year we are looking for IMF. देखिए IMF का मैंने आज भी बताया, it is very essential, as PM साहब has said, as Dar साहब has said, and everyone agreed to it,
वो कौन सी कंट्री है जो इसके IMF के बगैर उनकी इकोनॉमीज चल रही हैं? 2-4 कंट्रीज मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ, लेकिन वो कुछ 2-4 नाम तो होंगे ना जो बड़ी मैं आपको बताता हूँ। इंडिया है, यूके है, चिली है। मैं किसकी? आप इंडिया की बात कर रहे हैं जी। वो तो एक दफा गया था ना, उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ी। $600 बिलियन की रिजर्व रखने वाले को क्या जरूरत पड़ेगी? आज भी उनका फिस्कल डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है। हमारी पर्पज यही है, हमारा मसला यही है सर। रिजर्व्स देखे ना, $600 बिलियन। रिजर्व में से उन्होंने अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए कितना मार्केट में पंप किया है, कोई बता सकता है मुझे? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आप रिजर्व बांग्लादेश $60 बिलियन बांग्लादेश का आप देखें, बांग्लादेश का डिस्पाइट द फैक्ट कि आप रिजर्व $30 बिलियन पे खड़ा सर, $35 बिलियन पे है अगर फर्ज करें, तो भी इनको IMF प्रोग्राम में 15 साल बाद जाना पड़ा। और आपको ये भी पता होगा कि इन्होंने अपनी डिवैल्यूएशन भी की। इस वक्त पूरी डिवैल्यूएशन हमने की और इस डिवैल्यूएशन के नतीजे में आज आपकी इन्फ्लेशन पता है कितनी हुई है? वो सिर्फ डिवैल्यूएशन की वजह से। आपको एवरी 10 रुपी ऑफ डिवैल्यूएशन अट्रैक्ट 1.5% ऑफ इन्फ्लेशन। आप मुझे बताएं आप कब तक खड़े रहेंगे? अगर फर्ज करें, अगर आज मार्केट बेस की बात करते हैं और कल स्पेकुलेटर वो $350 का डॉलर कर देगा, तो क्या आप फिर $350 यानी कि आप 7% डिवैल्यूएशन और कर? लेकिन जिन कंट्रीज की आप बात कर रहे हो उन्होंने तो IMF से अपने आप को निकाला ना, हम तो IMF से निकल भी नहीं पा रहे ना। देखिए मेरी बात सुने, कोई गीदर सिंह ही तो नहीं है ना, आपको अपनी प्लान आउट करनी पड़ेगी। अगर देखें, अगर IMF आता है 100 बिस्मिल्लाह, 9th रिव्यू पूरा कर लिया हमने, इनको कहा कि आ जाएं आप हमें ट्रांस रिलीज करें। PM साहब ने, जैसे कह रहे हैं मेरी नॉलेज में नहीं है, कि खत भी लिखा, PM साहब ने फ़ोन भी किया, डार साहब ने फ़ोन किया, पूरी इनकी टीम आई। एक तो 3 महीने इनका डिले हुआ रिव्यू, आपको पता है नवंबर में इनको आना था और 31 जनवरी को आए थे। और फिर इसके बाद डिफरेंट कंडीशंस पे, डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कंडीशंस आती गई। वो सारी कंडीशंस फुलफिल किए हैं सिवाय 1-2 के, जो कि आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जी $6 बिलियन का आपका गैप है, आप कैसे पूरा करेंगे? 3 बिलियन हमने बता दिए, 3 बिलियन की वो मजीद मांग रहे थे। तो दुनिया में कभी भी ये नहीं होता कि SLA के बाद की चीज़ें होती हैं। इसमें तो SLA के पूरी यानी कि मेरा ख्याल है टर्न हुआ। तो क्या कभी ये सोचें, तो क्या IMF किसी के कहने पे ये सब कुछ कर रहा है? मैं ये नहीं कह सकता। देखें, ये कुछ कैबिनेट के वजीर मेरे प्रोग्राम में ये कह के जा चुके हैं कि हमारी जाती राय है, लेकिन हमें लगता है कि अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इसके ऊपर। देखिए आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं जादिल साहब कि उस कंट्री को आज ये सब चीज़ें फेस हो रही हैं जिसने IMF का सक्सेसफुल प्रोग्राम कंप्लीट किया था 13 से 16 तक। ये राणा साहब की रिपोर्ट है। So there would be more political reason also, na? I am not here to give any political. You're not entitled to say this. No, not entitled. मैं entitled, I'm a free man. But that doesn't mean कि मैं हर वो चीज़ कहूँ जिसमें मेरा डोमेन नहीं है। अच्छा, तो फिर क्यों प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, अब आपसे दोस्ती ताल्लुक भी ना, मैं ज़्यादा आपको फिर इसलिए मेरे तो हर जगह, वरना तो अभी मेरा ये परफेक्ट केस था कि आप जो है वो केज में। आपको ये भी पता है मेरे, फिर मुझे मैं कहने के कासिर रहता हूँ फिर। ठीक, मगर इशू ये है शहबाज राणा साहब जो जी सॉरी गो अहेड प्लीज, आप कंप्लीट कर लें। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि इस आप ये मुझे बताएं कि वो, मैं एक प्रोग्राम में और भी कह चुका हूँ कि वो कंट्री जो 4 की ट्रेजेक्ट्री से ऊपर जा रही थी, वो कंट्री जिसके पास CPEC आ चुका था, वो कंट्री जिसके पास IMF का प्रोग्राम कंप्लीट किया, और शहबाज राणा साहब की रिपोर्ट है, मेरा ख्याल है एंडोर्स करेंगे कि ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द IMF प्रोग्राम, लास्ट प्रोग्राम जो 13 से 16 किया था, हमने $1.88 बिलियन खरीदे मार्केट से और स्टॉक स्टेट बैंक। अब आप पॉलिटिकल रीजनिंग कर रहे हैं ना? कि पॉलिटिकल नहीं है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल रीजनिंग। तो वो इंटरप्शन हुई ना, आप ये कह रहे हैं बिकॉज़ ऑफ दैट इंटरप्शन वी आर अनेबल टू कंटिन्यू दोस प्रोजेक्ट्स। आप देखें, मुझे एक बात बताएं, आप अगर फर्ज करें हर 4 साल बाद मुझे आपकी शक्ल पसंद नहीं रहेगी या आपकी किसी अदा से मैं नावाकिफ रहूंगा या मैं नाराज हो जाऊंगा, तो ऐसे मुल्क नहीं चलते। तो जब आपको पता है कि हर 4 साल बाद शक्ल पसंद नहीं आती, तो पॉलिसी उस हिसाब से बना लिया करें कि 4 साल में निपट जाएगा। सर पॉलिसी बना के गए थे ना कि देखें, पाकिस्तान की जो रेसिपी है ना इकोनॉमी की, वो लो इंटरेस्ट रेट और मैनेज पैरिटी है। लेकिन सर अब आगे जाना होगा ना। अब इस साल का जो टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो 433 अरब का है, ये इंशाल्लाह अभी तक है। तो अगले साल तक अब जो मुझे नहीं पता आगे आपकी अर्निंग है उसका बंदोबस्त कैसे होगा, ये मुआशी पहिया कैसे चलेगा? शहबाज राणा साहब, और जो एग्जाम्पल्स तोला साहब दे रहे थे, डू यू एग्री विद दोज एग्जाम्पल्स? अच्छा, अशफाक तोला साहब हमारे दोस्त है, चले आप लड़ाई करवाना चाहते तो थोड़ा सा हम नहीं, मेरा भी बड़ा उनसे ताल्लुक है। मैं काफी बांग्लादेश और पाकिस्तान मोहतात जो है वो गुफ्तगू की अभी भी उनको बताया भी है कि आपसे मोहतात गुफ्तगू हो रही है, कोई कंपैरिजन नहीं है जी। देखिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्यों? बांग्लादेश ने कौमी मफाद को मद्देनजर रखते हुए इन एडवांस IMF के पास गए, उन्होंने फोरसी किया कि उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, अभी आए नहीं थे पूरी तरह,
और उन्होंने जाके कर्जा ले लिया आईएमएफ के साथ। पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पे उसका वजीर आजम कोशिश कर रहा है और सिंसियर एफर्ट कर रहा है कि प्रोग्राम रिवाइव हो जाए। माजरत के साथ मुझे यहां कहने दीजिए कि उनके कुछ वज़रा उनकी टांग खींच रहे हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम ना हो। ये मतलब कोई कंपैरिजन किसी भी तरीके से ये बांग्लादेश और पाकिस्तान का बनता ही नहीं है। मसला यहाँ पे ये है कि यानी वो एडवांस में चले गए और हम जब फंसे तो तब ज्यादा डिमांड करनी है। अच्छा, जब फंसे भी हैं और तब से हम आईएमएफ को आंखें ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे आईएमएफ ने हमसे कर्जा लेना है। और मैं आपको बताऊं कि जब से मैं ये प्रोग्राम ये कवर कर रहा हूं, एब्सोल्युटली नॉट और आई डोंट केयर के बीच में फंस गए हैं। नहीं ऐसी बात नहीं, आई डोंट। देखिए, जुलाई 2019 से लेकर आज तक ये प्रोग्राम 4 दफा डीरेल हुआ है, जिसमें 2 दफा डीरेल हुआ है इनके टाइम पे पीएमएलएन की जो कोलिशन गवर्नमेंट है, 2 दफा पिछले वालों ने किया था। अप्रैल इन्होंने आते इनको चाहिए था कि ये प्रोग्राम में चले जाते, इनको 45 डेज लगे वो काम करने के लिए जो इनको पहले दिन करना चाहिए था। चले इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दीजिए कि नई गवर्नमेंट थी, इसको समझने में टाइम लगा। जब प्रोग्राम इनका रिवाइव हो गया तो क्या जरूरत थी उसको फिर दोबारा डीरेल करने की। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उठते हैं, वो कहते हैं कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। जो वजीर खजाना है वो कहते हैं हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। उस दिन जो आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ इनकी टेलीफोन कॉल हुई, उसके अंदर आईएमएफ मैनेजिंग डायरेक्टर बता रही है कि आपकी ये शराइत रहती हैं। उसके बाद उन्होंने जो मुझे अपना हैंड आउट भेजा, जब इनसे कुछ क्वेश्चन भेजे इस मीटिंग के हवाले से, तो उन्होंने 3 चीजें बड़ी वाज़ेह कर दी जो पाकिस्तान को करनी थी। उन्होंने कहा कि आपकी एडिशनल फाइनेंसिंग अभी भी पूरी नहीं है, जो कोर कंडीशन है। तो फिर जब हमारी कोर कंडीशन ही मीट नहीं हो रही थी, हम कैसे आईएमएफ को आंखें दिखा रहे थे? हम कैसे ये बात कह रहे थे कि आईएमएफ सियासी हो गया है? आप किसी को सियासी होने का मौका तब देते हैं आपको आदत पड़ जाए कि आप मेरिट पे काम नहीं करेंगे। आपको वॉशिंगटन से ट्रेजरी डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट टेलीफोन करेगा आईएमएफ को, तो आपको कर्जे की अगली किस्त मिलेगी और बोर्ड की डेट मिलेगी। अब इस मुल्क के साथ एक खिलवाड़ हो रहा है। एक कोई इधर जाने की राइट को जाने की बात कर रहा है, कोई लेफ्ट को जाने की बात कर रहा है, सीधा कोई भी चलना नहीं चाहता। हर किसी को अपना इलेक्शन, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, अपनी वजारत प्यारी है। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टकअप हुई हुई है। ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है इसके गिर्द, यानी ये जो सियासी लड़ाई झगड़ा है, मईशत के डिसीजंस जो हो रहे हैं इकोनॉमी के, उसको सोच के जहन में रखते हुए हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट वी आर हैविंग दिस इशू फ्रॉम लास्ट 1.5 ईयर। देखिए, मोर देन द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वो बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि जो इस मुल्क के अंदर सियासी एक तमाशा लगा हुआ, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी, आईएमएफ प्रोग्राम सब डैमेज हुए हैं। मेरा कंसर्न उससे बढ़कर है। मेरा कंसर्न ये है कि ये जो हुकूमत वक्त है, ये एक पेज के ऊपर नहीं, आईएमएफ के प्रोग्राम के ऊपर, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर ये हुकूमत संजीदा होती, ये हुकूमत प्रोग्राम करना चाहती, तो हो सकता था। ये मैं आज भी कह रहा हूं। लेकिन इन्होंने नहीं किया, इन्होंने बहाने ढूंढे। इन्होंने कहा जी कि आईएमएफ ने गोल पोस्ट चेंज किए। मुझे ये बता दें आईएमएफ ने कौन सा गोल पोस्ट चेंज किया है। मैंने एक जगह पे मैंने उनको देखा, वो डिफेंसिव पे चले गए थे जब उन्होंने $6 बिलियन से एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की जो रिक्वायरमेंट थी $8 अरब की बात की। मैंने उसके ऊपर स्टोरी की कि यहाँ पे आईएमएफ गलत कर रहा है, आईएमएफ गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। आईएमएफ उसके ऊपर डिफेंसिव पे गया। आपने देखा उन्होंने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की, नहीं हमने तो $8 बिलियन की बात ही नहीं की थी। हालांकि उन्होंने जुलाई दिसंबर के पीरियड में $8 अरब की बात की थी। ये रिकॉर्डेड चीज और मिनिटेड चीज है। वो गलत थे, हमने उसको पकड़ा। बाकी हर जगह पे तो हमें हुकूमत पाकिस्तान की गलती नजर आ रही है। इन्होंने कहा जी कि आईएमएफ ने गोल पोस्ट चेंज किए क्योंकि उन्होंने आपसे कहा कि आप 3 रुपए। आपके ख्याल में जो है वो गोल पोस्ट गवर्नमेंट ने ज्यादा चेंज किए एज कंपेयर टू आईएमएफ? उन्होंने एक ही दफा किया। आपके देखें जी तोला साहब, आदिल, ये माशाल्लाह राणा साहब बड़े इन्फॉर्म्ड आदमी है। उन्होंने चले, मैं तो नहीं कह सकता था, उन्होंने खुद ने आपके प्रोग्राम में कह दिया कि आईएमएफ ने भी एक गोल पोस्ट चेंज कर दिया। वो कहने बट एक दफा बार बार मेरी बात, जो सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है ना आईएमएफ का, ये ही विल एग्री टू मी। और ये यानी कि इन कानों की बात है कि ये जो हमने डिसीजन रिवर्स किया था फरवरी 2022 में, 28 फरवरी को टू बी कैंडिडेट, 16 को आपने बजट दिया, पास करवाया जनवरी को, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह सारे उनसे पैसे लिए और अगले दिन आपने खा पी के बिल्कुल 0/0 होके आपने कहा कि जी बस मैं पॉपुलर डिसीजन करके मैंने भी जिस तरह बात की आपने बात की, मगर मैं आपको कहता हूँ वो सबसे बड़ा ट्रस्ट है। अब मैं आपको अभी बता रहा हूँ। देखिए, आज आपकी ठीक ठाक किस्म की एक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट छपी है 19 मई की कि आपकी जो रुपये की वैल्यू है वो है 244 रुपये। उन्होंने कैलकुलेट किए, मैंने तो नहीं की।
ठीक है, आज आपकी मार्केट में स्पेकुलेटर आज 5 रुपए कम हुए, कभी 5 रुपए बढ़ता है, कभी 27 रुपए कम हो रहा है, ये प्योर स्पेकुलेशन है। आपको इस स्पेकुलेशन को कर्ब करते हैं ना, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, बिकॉज वी नीड अ मेथोलॉजी, और इसको हमें स्टेट बैंक को मिल के, बॉर्डर्स पे मिल के सबको करना पड़ेगा, और ये हमारे कौम के फ़ायदे की बात मैं बता रहा हूँ। तो ये डॉलर जैसे रीढ़ है ना, रीढ़ के बहुत नज़दीक होना चाहिए। तो ये हम एक तो बहुत बड़ी इन्फ्लेशन। तो सर ये स्मगलिंग में तो डॉलर की आपकी गवर्नमेंट नहीं रोकनी है ना, वो और कौन रोकेगा? इस गवर्नमेंट नहीं रोकनी। सर गवर्नमेंट के अलावा भी देखें ना, जिस तरीके से ये डॉलर जा रहे हैं, जिस तरीके से और भी मोडस ऑपरेंडाई है, ऐसा नहीं है सिर्फ गवर्नमेंट ही, अफगान बॉर्डर का भी ये सिर्फ बातें हैं। यहाँ पर जिस तरीके से लोकल हमारे लोग लेते हैं सुबह उठ के और कोई काम, ये होर्डिंग हो रही है, होर्डिंग 100% होर्डिंग है। तो उसको आपको तो सर इस परसेप्शन को दूर करना भी गवर्नमेंट का काम है कि जी हम यहाँ पर हैं और फैसले करेंगे। वो आप क्या, किस तरीके से करेंगे? नहीं तो आप फैसले भी कर रहे हैं। नहीं, उसके बावजूद अगर होर्डिंग हो रही है, स्मगलिंग हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट में तो ट्रस्ट डेफिसिट है। आई मी एंड माई सेल्फ की अप्रोच है कि हर कोई बंदा चाहता है मैं मैक्सिमम कमा लूँ, ये नहीं है कोई। मैं आपको यकीन से मैंने नहीं डॉलर लिए सर, लेकिन जिस मुल्क के टॉप टू बॉटम लोगों की यही ख्वाहिश है, आम बंदे की भी यही ख्वाहिश है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, होना तो नहीं चाहिए उसूलन। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, मैं उन चीज़ों का प्रीव्यू, मैंने काफ़ी चीज़ें हमारी RRMC की रिपोर्ट में लिखी है, वो पब्लिक होगी, इसलिए मैं थोड़ी बहुत कहता हूँ। नोबडी इज़ विलिंग टू पे टैक्सेस। आप मुझे एक बात बताओ, किसी कंट्री के ऊपर आज हमारी पूरी एक तो फ्रैक्चर्ड टैक्सेशन सिस्टम है। लेकिन सर आप तो टैक्स एक्सपर्ट हैं, हमको पता है टैक्स देना नहीं चाहता, टैक्स लिया जाता है। जी शहबाज साहब, टैक्स देना तो कोई नहीं चाहता दुनिया में, लेकिन लेना पड़ता है। साहब को कहेंगे सर FBR को तो जी देखिए, अशफाक तोला साहब को कहें कि सर FBR को तो कन्विंस कर ले अपनी RRMC की रिपोर्ट के ऊपर। ये काम करते हैं, वो उसको FBR उसको नलीफाई कर देता है। ये इस मुल्क का एक बहुत बड़ा डायलेमा है। ये तोला साहब जो भी बात कर रहे थे ना कि जी 244 रेट है, मैं कह रहा हूं 144 रेट है, वो करके तो दिखाइए ना। रिजर्व्स आपके पास है नहीं, आप 4 अरब डॉलर के ऊपर बैठे हुए हैं, 25 अरब डॉलर की आपने अगले साल अदायगी करनी है, तो ये डॉलर की तो वही प्राइस होगी जो डिमांड एंड सप्लाई सूरत में होती है। डार साहब भी कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं। उस दिन जब 316 रुपए से 298 रुपए पे डॉलर आ गए ओपन मार्केट में, तो सारे क्रेडिट लेने के लिए सामने आ गए। हालांकि मुझे पता था, ये शायद मैंने आपके प्रोग्राम में या किसी जगह पे बोला था, 2 दिन की मार है, ये खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब वो 308 रुपए का हो गया है। अब किधर गए ये सारे लोग? ये जो वक्ती तौर पे जो इस तरह की खुशियां होती है, इनको खुश होने दें। हुकूमत बेचारी और क्या चले, 298 पे तो नहीं है ना, 298 से 295 पे तो नहीं आया ना। आपकी बरादरी का एक शख्स रोज ट्विटर कर रहा होता है, वो सुबह उठता है, माशाल्लाह एक अच्छे अखबार का पढ़ा लिखा आदमी है, वो ट्विटर कर देता है कि श्रीलंका की करेंसी हमसे अब कम हो गई है। तो वो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा होगा, श्रीलंका में क्या हुआ। श्रीलंका में अब वो जो 10,000 डॉलर भी लेके जो रख के बैठे थे ना, हमारे ही वाला हाल था। मैं भी श्रीलंका में था 2 महीने पहले। वहाँ पर अब एक बंदा $1 भी नहीं निकाल सकता, वो बेचने के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। हाँ। तो यहाँ पर भी ये हालात हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि ना हो। और अगर ये होंगे तो फिर एक नई आपकी तरफ से मेरी तरफ से आएगी कि यार इनको विंडो दो। तोला सब करके तो दिखाइए ना, हो सकती है। अब देखिए मेरी बात सुने, करके दिखाइए ना। का दूसरा नाम शुक्रिया होगा। फिर आप भी ये समझते हैं कि जब अगर करने पे उतरते हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीजें होंगी सर। नहीं, लेकिन अब जी शहबाज साहब, यू वांट टू ऐड समथिंग? सर इस हुकूमत में पॉलिटिकल विल ही नहीं है जी। लेकिन आपके ख्याल में शहबाज साहब, ये क्या फिर क्या ये दिन गिन रहे हैं, बजट दें जल्दी से और हम चले जाएं, और उसके बाद इंटरिम गवर्नमेंट जाने और ये जाने और वो जाने और वो जाने, हम तो बस नहीं बिल्कुल। आई कैन अश्योर यू, देखिए इस वक्त बजट के जिस तरीके से इस मर्तबा चीजें दिखाई जो हैं हमारे पास, इंशाल्लाह ऑन द कार्ड अभी फाइनल नहीं। तो विदाउट IMF आप कैसे उन चीजों को इंश्योर करेंगे कि ये चीजें होंगी? सर IMF का सिर्फ एक फॉरेन कंपोनेंट होता है, बाकी चीजें हमारी लोकल भी होती है। ऐसा नहीं है मुझे अगर इंसेंटिव देना है आपको तो ये IMF से डॉलर लेके नहीं देना, मुझे लोकल बायंसी भी क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं होता सर। आज अल्लाह का शुक्र है इतने स्टेक होल्डर से हम मीटिंग कर रहे हैं, हर स्टेक होल्डर इज बुलिश अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी। इट इज़ नॉट लाइक दैट आई एम मीटिंग एवरीवन and we have met everyone is bullish, everyone wants कि पाकिस्तान इकोनॉमी टू फ्लरिश एंड वी शुड। अभी आप मुझे बता दें, ये राना साहब, ये मैं भी बैठा हूँ, आपकी इकोनॉमी फ्लरिश कब करती है? 2 तरीके से करती है। या तो आपका लो इंटरेस्ट रेट हो और मैनेज पैरिटी हो, एक ये होती है। दूसरी ये होती है कि आप इम्पोर्ट लेड ग्रोथ कर देते हैं। इम्पोर्ट लेड ग्रोथ अब आप नहीं कर सकते, आपको एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शन रखनी पड़ेंगी।
आपकी लग्जूरियस गुड पे आपको कर लगानी पड़ेगी। जो भी आप कर लें अगले 5 सालों तक आपको यू हैव टू गिव अ विंडो। और ये जैसे मुझे राणा साहब ने कहा ना $25 बिलियन अगले साल देने हैं, तो ये आप थैंक्स करें कि इससे पिछले 2 सालों में मोरेटोरियम मिले थे। तो इसका मतलब महंगाई तो नीचे नहीं आती ना, इसको तो भूल जाए। इन्फ्लेशन तो हमारी जो है इंशाल्लाह, बल्कि वो तो कल शाहिद साहब सुने कह रहे थे कि ये तो मैं हैरान हूँ कि 38% महंगाई पे इस मुल्क में लोग बाहर नहीं निकले, उनकी मेहरबानी, उनका शुक्रिया। और बात ठीक भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब आपकी पार्टी के साबिक वज़ीर मेरे बड़े भाई, शायद आपने कहा ना, तो मेरे पास पता नहीं कितने शायद है। शहबाज राणा साहब देखे, तोला साहब जो है कह रहे हैं कौन से शाहिद साहब? नहीं, मैं वाकई मैं शाहिद खाकान अब्बासी मजाक कर रहा हूँ। शहबाज साहब 2 मिनट्स कंक्लूडिंग रिमार्क्स। वो कहते हैं जी हम निकल आएंगे इससे, सिर्फ IMF नहीं है, और भी कंपोनेंट्स हैं हमारे। 2 मिनट्स प्लीज। देखिए, मैं बड़ा खुश होऊंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा कि ये निकल आए, क्योंकि इसमें हम सबका फायदा है कि हुकूमत हो, किसी भी की हुकूमत हो, अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो बाकी आपकी चीजें। लेकिन आप दिल में कह रहे होंगे खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। पावर है वो इतनी, अगर और जीते रहते यही इंतजार। नहीं, मुझे फ्रैंकली इसमें ये ना थी हमारी किस्मत के विसाले यार होते। आदिल अब्बासी साहब, मुझे अगस्त से बियॉन्ड कोई प्लान इनका मुझे नजर नहीं आ रहा। वो जो आपने जहां से पहले बात शुरू की थी ना, लग ऐसे रहा है कि हुकूमत अपने दिन गिन रही है। जिस किस्म की अंदरूनी मीटिंग्स हो रही हैं, क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही हैं, चाहे पॉलिटिकल इनके पार्टनर्स हों या इनकी FBR की मीटिंग्स हों, फाइनेंस मिनिस्ट्री में मीटिंग्स हों, किसी के पास भी 3 महीने का भी प्लान नहीं है। 1 साल तो बहुत दूर की बात है। हालात काफ़ी ज़्यादा इस वक्त जो है वो ख़राब हो चुके हैं। दी ओनली फैक्टर इज़ के रियलाइजेशन नहीं है। ये जो स्टार्ट में तोला साहब कह रहे थे ना कि अप्रैल में सब कह रहे थे डिफॉल्ट होना था, क्यों नहीं हुआ? आपने अगर इंपोर्ट्स को मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी की लग्जरी गाड़ी आने दें, किसी को लग्जरी गुड्स आने दें, आपकी जो वेरी एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं आपने वो कदगन हुई है। क्या आपने आज तक सुना था कि मई जून के महीने में इस्लामाबाद जैसे शहर के अंदर गैस की लोड शेडिंग है? क्यों? एक तो आपके जो डिप्लीट हो रहे हैं वो अपनी सर, अब तो 8 बजे मार्केट भी बंद करने की बात कर रहे हैं। आई हैव टू रैप माय शो, आई हैव टू क्लोज दिस सेगमेंट। थैंक यू सो मच शहबाज राणा साहब, वक्त की थोड़ी सी कमी है। अशफाक तोला साहब आपका बहुत शुक्रिया, और उम्मीदें बांधी हुई हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा बात करेंगे 9 मई के वाक़यात के बाद सियासत ने जो अपना रुख इख्तियार किया है। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। उनसे ज़रा पूछेंगे कि अब तहरीक इंसाफ के लिए या जो मौजूदा हुकूमत है इसके पास क्या रास्ते रह गए हैं इस तमाम क्राइसिस से निपटने के, बिकॉज जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो बहुत एक्सट्रीम हो चुकी है। ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। अब जरा कुछ बात करेंगे 9 मई के बाद की जो सियासी सूरत हाल है उसकी, और हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या 9 मई के वाक़यात के, क्योंकि वाक़यात होते हैं ना, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आई, इमरान खान साहब जो है वो बिल्कुल उनका डाउनफॉल हो रहा था, कोई टिकट्स लेने को तैयार नहीं था, इकोनॉमी की कंडीशन कोई ख़ास बेटर नहीं थी, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद वो एक तगड़ी ऑपोजिशन के तौर पे सामने है और जो PDM थी वो प्रेशर में आती गई। लेकिन 9 मई के वाक़यात के बाद जो इमरान खान साहब की ऑपोजिशन का स्टाइल था वो क्राइसिस में आ गया और फिर गवर्नमेंट थोड़ी सी बेटर पोजीशन में आ गया। आपके ख्याल में क्या हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त कंफर्टेबल जोन में आ गया है या नहीं, दोनों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? बहुत शुक्रिया जनाब। देखें, इमरान खान साहब जो हैं, यकीनन उनकी ताकत में इजाफा हुआ था, और जब उन्होंने इख्तिदार छोड़ा तो उसके बाद उनकी मकबूलियत भी बढ़ती गई, लेकिन वो इसको संभाल नहीं पाए। उनकी ताकत जो है वो उनके सियासी हरीफों के खिलाफ इस्तेमाल होनी चाहिए थी, उन्हें इसे मुश्तम करना चाहिए था और हालात को पुरसुकून रखते हुए इंतखाबात तक लेके जाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया, एजिटेशन का रास्ता, सड़कों पर हंगामा करने का रास्ता, मुजाहरे करने का रास्ता, मार्च करने का रास्ता, जुलूस निकालने का रास्ता। अब कौमी असम्बली से इस्तीफा दिया, फिर 2 सूबाई अपनी हुकूमतें उनको तोड़ डाला, असम्बलियां तहलील कर दी। तो ये सारा कुछ जो उन्होंने किया है इसके मनफी असरात मुरत्तब हुए हैं, उनका शदीद नुकसान हुआ। और फिर उसके बाद 9 मई को जो हुआ
वो तो ऐसा कभी हुआ नहीं था पाकिस्तान की तारीख में। एक इंतहाई एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि फौजी तंसीबात पर हमले होंगे, कौमी अदारों पर हमले होंगे और शोहदा की यादगारें जो हैं वो मिसमार होंगी, उनमें आग लगाई जाएगी, उनको तोड़ा फोड़ा जाएगा। अब उसके असरात हैं और खान साहब जो हैं वो अब एक दिफाई पोजीशन में हैं और दिफा भी वो अच्छी तरह नहीं कर सके, चूंकि चुनाचे अगरचे मगरचे से मुसलसल अपनी पोजीशन जो है उसको खराब करते रहे। वो पहले दिन अगर अंदाजा कर लेते कि बहुत बड़ी गलती हो गई है और उनके मुंह जोर हामियों ने बहुत मुंह जोरी कर दिखाई है, तो फिर उसके असरात को वो समेट सकते थे। लेकिन वो एक दूसरे मरहले, दूसरी लहर पर चढ़ गए। अब तो जो है हालात आपके सामने हैं। जब खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होगा तो उनके हरीफ जो हैं वो इत्मीनान का सांस लेंगे। तो अब तो तहरीक इंसाफ में खलबली मची हुई है, उसमें ग्रुप बन रहे हैं, लोग सियासत छोड़ रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं और उनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके अंदर एक बगावत हो चुकी है। लेकिन ये जो इत्तेहादी हुकूमत है उसको तो कोई ऐसा मामला दरपेश नहीं है, बल्कि उनके बाज लोग जो है पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बाज कोई दूसरी जमातों का रुख कर रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो खान साहब को बहुत शदीद सदमा पहुंच चुका है और जो कुछ भी कम हुआ है उन्हीं का वोट बैंक कम हुआ है और जो कमी होगी, जो भी वोट कटेंगे उन्हीं के कटेंगे। तो इसलिए ये तो एक बहुत ही बेयकीनी है और जो उनकी गिरफ्त थी सियासत पर वो ढीली पड़ गई है। और यही बात उनसे कही जाती थी कि आप हालात को पुरअमन तरीके से आगे बढ़ाएं, अपनी ताकत की हिफाजत करें, अपनी मकबूलियत की हिफाजत करें। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका, खुदी का नशा चढ़ा, आप में रहा ना गया। खुदा बने थे यगाना मगर बनाना गया। तो शामी साहब, आपको याद होगा जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, एक मुलाकात हुई थी जिसमें हम शामिल थे, हम साथ थे वहाँ पर। आपने जब वो गालिबन वो साइफर के मुताल्लिक ही बात कर रहे थे और जिसमें मैंने उनसे ये सवाल भी पूछा था कि जब आप अमेरिका का नाम आपके मुंह से निकला तो क्या वो स्लिप ऑफ टंग था या फिर वो जो है आपने इंटेंशनली कहा? तो उन्होंने अवॉइड किया था इस सवाल का जवाब देने से और फिर उसके बाद फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब ये थोड़े लुकमे भी देते रहे और थोड़ा कहा कि जी देखें ये सवाल बस छोड़ दें, इसको रहने दें। तो वो उस वक्त एक अजीब से एतमाद में थे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं ठीक डायरेक्शन में जा रहा हूं। मुझे याद पड़ता है कि आपने जब वो मीटिंग ख़त्म हुई तो आपने उनको कहा था कि खान साहब ये बाकी मामलात अपनी जगह, लेकिन ये जो पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन है यानी जो दीगर जमातें हैं, क्या आप उनसे जो है कोई रिकन्सिलिएशन, कोई डायलॉग का रास्ता निकालेंगे? तो खान साहब ने कहा था कोई चांस नहीं है। अगर आप रिकॉल करें तो मैं साथ ही मौजूद था। लेकिन आज खान साहब जो है वो मैं कहते हैं मैं डायलॉग भी करने को तैयार हूं, मैं सबसे बात करने को भी तैयार हूं, ये सब कुछ करने को मैं तैयार हूं। सो अगर खान साहब अपने पावर के दिनों में ही ऐसा कर लेते तो आपके ख्याल में क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर भी आती? और आज जहां खान साहब पहुंच चुके हैं तो क्या ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की बातें हो रही हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, हम उस तरफ पहुंच गए हैं? दो अलहदा सवाल मैंने आपके सामने रखे। देखें, हमारा एक दस्तूर है, हमारा एक निज़ाम है जिसे पार्लिमानी निज़ाम कहते हैं। वो पार्लिमानी सियासत जो है ना, उसके आदाब जो है बजा नहीं ला सके, उन हदूद व क़यूद का ख्याल नहीं कर सके जो उन्हें करना चाहिए था। और इसलिए उन्होंने अपनी ताकत में जो भी इजाफा किया हो, क्योंकि ताकत तो घटती बढ़ती रहती है ना, जमहूरियत में कोई ताकत ऐसा नहीं होती कि लोहे की तरह नहीं होती, यह पानी की तरह होती है, कभी बर्फ बन जाती है, कभी भाप बन जाती है। तो ताकत तो घटती बढ़ती रहती है और गुज़श्ता कुछ अरसे में उनकी ताकत में इजाफा भी हुआ है और कमी भी हुई है। लेकिन अगर वो अपने
हरीफों से मामला दुरुस्त करते, अगर वो कवायद और दवाबत के मुताबिक खेल खेलते और उनको जी और जीने दो की पॉलिसी अपनाते, और सबसे बढ़कर ये कि जो अफवाज पाकिस्तान है उनके साथ वो मामला न करते जो उनसे हुआ है, जिस तरह उन्होंने से टारगेट किया है, जिस तरह फौजी सरबराहों को निशाना बनाया है, जिस तरह उन पर जुमले चुस्त किए हैं, और जिस तरह एक ऐसी फजा पैदा की है जिसमें फिर वो कुछ हो गया जो 9 मई को हुआ। अब इसकी जिम्मेदारी किस पर ज्यादा है, किस पर कम है, ये बहस तो होती रहेगी, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। अब खान साहब जो हैं उनसे तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। अब तो उनको चाहिए कि ठंडे दिल से हालात का जायजा लें, अपनी गलतियों का एहसास करें और पॉलिटिकल प्रोसेस में अपनी जो अपनी हैसियत है उसको बचाने की और अपनी साख को बचाने की कोशिश करें। मेरा ख्याल इस तरफ तवज्जो मरकूज करेंगे तो हो सकता है कि कोई सूरत निकल आए, कोई रास्ता दिखाई दे जाए। तो खान साहब जब ये कह रहे हैं कि मुझे डर है कि ये मिलिट्री कोर्ट्स में मुझे ले जाने के लिए कोई अप्रूवर तलाश कर रहे हैं और सारा जोर इस बात पर है ये मुझे उस तरफ ले जाना चाहते हैं, इसको आप किस तरह देखते हैं? क्या उनको अंदाज़ा हो रहा है और क्या वाकई इदारा उस तरफ बढ़ रहा है, या फिर खान साहब जो है वो ये महसूस कर रहे हैं कि मैं उस तरफ जाने वाला हूँ? देखिए, अब जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। बातें तो यही हो रही हैं कि उन पे भी मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन मैं तो समझता हूं कि सिविल कोर्ट में उन पर मुकदमा अगर किसी ने चलाना है, अगर कोई शवाहद मौजूद हैं, अगर कोई उन्होंने मनसूबाबंदी की थी और उसके सबूत सामने आ सकते हैं, तो सिविल कोर्ट में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। वो एक बड़े सियासी लीडर हैं। जब शेख मुजीबुर रहमान के खिलाफ मुकदमा जो है वो सिविल कोर्ट में चलाया गया, तो इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में चलाने की क्या जरूरत है? अगर किसी के पास सबूत हैं और उस पर एतमाद है तो मेरा ख्याल हमारी सिविल अदालतें जो हैं वो मामलात से निपट सकती हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकती हैं, और ये हमारे मजमूई माहौल के लिए ये बात बेहतर होगी। ठीक, ये जब ख्वाजा साहब एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे, लेकिन मौलाना साहब जो हैं जब वज़ीर आज़म से मिले हैं उन्होंने उसको मुआशी मामलात से लिंक किया है, कुछ मिक्स से सिग्नल आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि अक्टूबर में इंतखाबात हो जाएंगे? देखिए, अक्टूबर में इंतखाबात होने चाहिए। हमारी पूरी जो दस्तूरी स्कीम है वो इंतखाबात की बुनियाद पर खड़ी है। तो इंतखाबात तो एक बुनियादी ईंट हैं। अगर आप, क्योंकि लोग मामलात चलाने हैं उनके मुंतखब नुमाइंदों ने, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती, इसमें कोई अगर मगर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हुकूमत जो है वो इंतखाबात में टाल मटोल से काम लेगी तो उसकी अपनी हैसियत कमज़ोर होगी और सियासत जो है उस पर मनफी असरात पड़ेंगे। मेरा ख्याल ये गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और आपको लगता है कि अगर हुकूमत इंतखाबात में गई तो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सकेगी? क्यों नहीं कर सकेगी? इमरान खान साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें तो खलबली मची हुई है। बहुत से बावसीला लोग उनको छोड़ गए हैं। उनके जो बड़े सीजन्ड लोग हैं वो पार्टी क्या सियासत को छोड़ गए हैं, और उनकी सफ़े अव्वल और सफ़े दोम में बड़ा खला पैदा हो गया है। उनके वोटर्स भी बददिल हो गए हैं, और जो धड़े बन रहे हैं, जो जमातें बन रही हैं, वो उनके हामियों की बन रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी मुश्किलात में तो इजाफा होगा, लेकिन बहरहाल ये फैसला तो फिर लोगों ने करना है ना। अगर लोग उनको वोट देंगे या ना देंगे तो उनका फैसला है, तो लोगों का फैसला लोगों पे छोड़ देना चाहिए। ठीक, लेकिन एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ बयानात भी ऐसे आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने पीटीआई के मुस्तकबिल के बारे में कुछ बात की है, पहले वो सुनवाता हूं मैं जरा, फिर इस पर आपका तज्जिया चाहता हूं। कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा तो मुकदमे में सजा होगी, तो सजा में याफ्ता तो फिर जो है वो नाहिल होता है। तो फिर पार्टी कौन चलाएगा? शाह महमूद कुरैशी चलाएगा। अभी तक तो की खबर यही है। तो एक ये पीटीआई में जाएगी। तो ये अगर 3 जगहों पे तकसीम होती है तो हमें इस अमल को रोकने,
इस अमल के ऊपर ऐसे ही खामखा कान खड़े करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड और पुरसकून रहना चाहिए और इस अमल को होने देना चाहिए, बल्कि इस अमल का मैं तो ये भी कहूँगा हमें हिस्सा नहीं बनना चाहिए। शामी साहब वो कह रहे हैं कि 2-3 हिस्सों में अगर तकसीम होती है तो बड़ी अच्छी बात है, हमें तो इस अमल का हिस्सा भी नहीं बनना चाहिए, अगर होता है तो हो खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और शाह महमूद कुरैशी साहब वो जो है वो चलाएंगे पार्टी को। ज़ाहिर है राना साहब उनके हरीफ हैं, उनको तो खुशी होगी तो उनको ख्याली पुलाव पकाने दें, इसमें क्या मजाका है। जब वक्त आएगा उस वक्त देखा जाएगा। फैसला तो लोगों ने करना है ना, जी जी, वोटर्स ने करना है। फैसला इमरान खान के मुखालफों ने नहीं करना, फैसला उन लोगों ने करना है जिनके पास वोट का हक है, तो उनको फैसला करने दिया जाए। आपको लगता है इस इंतखाबात में ये पीडीएम इत्तेहाद जो है बरकरार रह सकेगा या ये अलग अलग हो जाएंगे ये भी? क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि ये इंतखाबी इत्तेहाद है। हो सकता है जो पार्टियां जो हैं कुछ वो आपस में एडजस्टमेंट कर लें सीटों की, और हो सकता है वो एक दूसरे के मुकाबले इलेक्शन लड़ें। हर जमात का जो हल्का असर है वो वाज़ेह है, तो मेरा ख्याल है कि इंतखाबी इत्तेहाद तो ये नहीं बनेगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि कोई एडजस्टमेंट हो जाए नशिस्तों की। शामिल आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब में कोई आइस ब्रेक हो सकती है? देखें, अब अगर ये सारा कुछ देखने के बाद भी आपकी यही सवाल है तो इसके बारे में क्या कहा जा सकता है। मेरा ख्याल रावी के नीचे बहुत सा पानी बह गया है, बल्कि सिंध के दरिया से भी बहुत सा पानी बह गया है, कोई उसे वापस नहीं लाया जा सकता दरिया में। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, बता रहे थे कि पुलों के नीचे से अब बहुत पानी बह चुका है, अब कोई मुस्तकबिल करीब में या बाद में भी जो है कोई इम्कान नहीं है इस बात का कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के ताल्लुकात बेहतर हो सके। अब उनको इंतखाबी प्रोसेस में जाना है, इंतखाबी अमल को फेस करना है, जिसके अंदर बड़े चैलेंजेस हैं कि पार्टी टूट फूट का शिकार है, पहले जैसी सिचुएशन नहीं होगी। तो इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। उनका ख्याल है कि अगर इंतखाबात वक्त पे ना हुए तो मौजूदा हुकूमत के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।